हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो, सबसे पहले अपन इस चैप्टर में WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वही डेफिनेशन है जो कि जनरली हेल्थ की दी जाती है। मतलब आप जब किसी भी हेल्थ की बात करते हो तो सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं, वैसे वैसे रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट सही हो तब पर्सन को रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहा जाता है। अब सारे एस्पेक्ट से मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ से, इमोशनल हेल्थ से, बिहेवियरल हेल्थ से और सोशल हेल्थ से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपनी बुक में हेडिंग है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। तो इसमें देखो, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक नेशनल लेवल पर सोशल गोल माना और उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम इनिशिएट किया। जो सबसे पहला प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था वो था फैमिली प्लानिंग, और वो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसके बाद इसमें चेंजेज होते गए और फिर इसका जो इम्प्रूव्ड और वाइडर रेंज ऑफ प्रोग्राम था उसे बोला गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है। और इसके अंदर मतलब रिप्रोडक्शन से अलावा जो मैटरनल और जो फीटल जो लाइफ होती है उसका पोस्ट चाइल्ड केयर जो होता है वो सब भी इंक्लूड किया गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो ढंग का टॉपिक है वो है एमनियोसेंटेसिस। देखो, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो डेवलपिंग फीटस जो माँ के अंदर है उसके एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है? जो एमनियन मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो लिक्विड होता है जिसमें फीटस भी होता है उसका जो ये बीच का लिक्विड है, इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाएगा। इसमें कुछ फीटल सेल होगी और जो डिजॉल्व सब्सटेंस होगा उसका एनालिसिस किया जाता है। फीटल सेल के एनालिसिस और डिजॉल्व सब्सटेंस के एनालिसिस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है ये पता चलता है, वो सरवाइव करेगा फीटस या नहीं करेगा ये पता चलता है। साथ में ये भी पता चलता है कि फीटस के क्रोमोसोम का सेट क्या है, कि 44 प्लस XX है या 44 प्लस XY है, ये भी पता चलेगा। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो। अब ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है लेकिन इंडिया में सिर्फ इसका इस्तेमाल किया गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और फिर इससे फीमेल फॉइटिसाइड इसको प्रमोट किया गया। और यही वजह है कि इस पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। अगर आप बोर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये ढंग का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि एमनियो सेंटेंसेस क्या होती है, इसे बैन क्यों किया गया, तो वो दोनों अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपने ढंग का टॉपिक है वो है सहेली। देखो, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से याद करनी है, एक चैप्टर में आगे और आएगी वो भी याद रखनी है। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है और इस वाले पैराग्राफ में यहाँ सिर्फ इसका डेवलपमेंट किसने किया वो दे रखा है। तो इसका डेवलपमेंट किया CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, ये कहाँ पर है? लखनऊ, उन्होंने डेवलप किया। अब ये बाकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से अलग कैसे है इसे अपन चैप्टर में आगे देखेंगे। नेक्स्ट अपने हेडिंग है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो देखो, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के डेटा दे रखे थे कि करीब जो 1900 सेंचुरी में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, उसके बाद 2000 तक आते आते 6 बिलियन हो गई और 2011 तक आते आते 7.2 हो गई। ठीक है। ऐसे कैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फ्रीडम टाइम पर कितनी थी? 350 मिलियन, और 2000 तक आते आते 1 बिलियन हो गई और 2011 तक आते आते 1.2 बिलियन हो गई। तो इस पॉपुलेशन बूम, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसका क्या कारण है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो MMR जिसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं वो डिक्लाइन हुई। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी डिक्लाइन हुई। ऑब्वियस थिंग है, हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से डिक्लाइन हुई। और साथ में इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, उनके नंबर बढ़े, इससे ये पॉपुलेशन बूम हुआ। अब ये जो पॉपुलेशन जो हुआ है उसके साथ अपन को एक ग्रोथ रेट भी याद रखनी है। तो 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है। लगभग पर ईयर 1000% पे 20% और बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इनसे क्या प्रॉब्लम होती है? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके लिए मतलब ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पाते। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? वो सारे मेथड जिसमें एक कपल कॉपुलेट भी कर सके और साथ में वो जो है फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, ऐसे सारे मेथड को अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं।
ठीक है। और इसके साथ और क्या किया गया, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल जिसे अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो मैरिजेबल एज ग्रुप है वो फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21 ईयर्स की गई। और जो स्मॉल फैमिलीज़ है, गवर्नमेंट उनको क्या देती है, मतलब उनको कुछ फ़ायदा देती है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे दिए गए, तो ये कुछ स्टेप लिए गए थे। अब अपन यहाँ तक का जो चैप्टर है वो जस्ट है इंट्रोडक्शन है। पहला चैप्टर का ढंग का टॉपिक आ रहा है जो कि है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब आसानी से उसका खुद इस्तेमाल कर सके ताकि अपनी प्राइवेसी बनी रहे। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना छोड़ दें तो उसके बाद में कंसीव करने लायक होना चाहिए, तो वो मेथड होना चाहिए। और नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 फीचर होने चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में। क्या ये पांचों फीचर सब में मिलेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। साथ में सेक्सुअल ड्राइव पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने हैं अपनी बुक में, यहाँ पे देखो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम लिखे हुए, मैंने ये लिस्ट बना दी। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसे अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर बेरियर मेथड्स, फिर आईयूडीज, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फिर इम्प्लांट्स और फिर सर्जिकल मेथड। सबसे पहले लेते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो टोटल नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 3 मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, विड्रॉल जिसे कॉइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, और लैक्टेशनल एमनोरिया। अब देखो जो नेचुरल मेथड है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि किस समय ओवम और स्पर्म की मीटिंग के चांसेज सबसे कम होते हैं। तो जब चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं आप उस टाइम को अवॉइड करो, या जब चांसेस सबसे कम है उस समय आप कॉपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है पीरियोडिक एब्स्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि अपन को एब्सटेन करना है या अवॉइड करना है कॉइटस से, कब, डे 10 से डे 17 के बीच में। अब डे 10 से डे 17 जो होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। और अगर इस पीरियड को अवॉइड करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, इजेकुलेशन से पहले वो ये कर लेगा। तीसरा है लैक्टेशनल एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन ना होना। लैक्टेशनल का मतलब है कि साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग बाय पार्चुरेशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये मैक्सिमम 6 मंथ्स तक के लिए काम कर सकता है। अब ये जितने भी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे इनका कुछ फ़ायदा है। तो फ़ायदा है कि इसमें किसी में आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की, कोई डिवाइसेज का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट नील होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चांसेज ऑफ फेलियर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि ये एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। अभी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एक पॉइंट था कि वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ये इफ़ेक्टिव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेकंड अपना मेथड है बेरियर मेथड। तो बेरियर मेथड जो होता है वो क्या करता है, चांसेज नहीं, ये फिजिकली मैटिंग को रोकता है। स्पर्म और ओवम को फिजिकली क्या नहीं करने देता, मीट नहीं करने देता। और इसमें जो सबसे पहला है वो है कॉन्डोम्स। ठीक है, ये जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, थिन रबर लाइक स्ट्रक्चर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। इसे दो तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मेल इस्तेमाल कर रहा है, जो मेल कॉन्डोम्स होते हैं उसमें वो अपने पीनिस को कवर करता है, और जो फीमेल कॉन्डोम्स जो होते हैं उसमें वो वेजाइना या सर्विक्स को कवर करती है। ठीक है, एक ब्रांड है वो आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ब्रांड है, निरोध। एडिशनल बेनिफिट इसके ये होते हैं कि ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है, साथ में एसटीआई से बचाता है, और ये ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो एसटीआई से बचाता है। तो अगर आपको सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन दे कि सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो वो ये वाला यूजल जो होता है वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है, सेल्फ इंसर्ट कर सकता है, आसानी से डिस्पोजेबल है, इजीली अवेलेबल है, इफेक्टिव भी काफ़ी होता है, साथ में एसटीआई से भी बचाता है। बेरियर मेथड में हाँ बस एक प्रॉब्लम है, ये रीयूजेबल नहीं होता। बेरियर मेथड में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स भी होते हैं, सेम तरीके से काम करते हैं ये भी, लेकिन ये रीयूजेबल होते हैं और ये एसटीआई से नहीं बचाते। ठीक है, तो इन तीनों में और इसमें फ़र्क है। ये रीयूजेबल नहीं है, ये रीयूजेबल है। ये एसटीआई से नहीं बचाते, ये एसटीआई से बचाते हैं, बाकी काम दोनों एक ही तरीके से करते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स जो होती है फीमेल इस्तेमाल करती है, सर्विक्स को कवर कर लेती है, वेजाइना को कवर कर लेती है।
ये जो होता है स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज इनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनकी इफेक्टिवनेस और बढ़े। नेक्स्ट है अपने आईयूडीज। आईयूडीज की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। ये तीन तरह की इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज होती है। एक होती है नॉन मेडिकेटेड जिसे कहते हैं लिपीज लूप। दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो कि होती है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। और तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जैसे प्रोजेस्ट्रेट, LNG-20। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आप बोर्ड क्लासेज के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके नीट के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेडिकेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, कितने टाइप है ये भी सब आप याद रखें। अब आईयूडीज काम कैसे करती है, तो आईयूडीज जब अपन किसी भी चीज को यूट्रस में इंसर्ट करेंगे तो वहाँ का फेगोसाइटोसिस बढ़ जाता है। तो आईयूडीज जो ये चीज तीनों तरह की आईयूडीज करती है कि स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है। अब कॉपर रिलीजिंग वाली एक एडिशनल काम करती है, वो कॉपर रिलीज करती है जिससे स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो है वो एक एक्स्ट्रा काम क्या करेगी कि वो यूट्रस को जो है इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देती है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है स्पर्म के लिए। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड जो इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का है वो कौन सा है, आईयूडीज। नेक्स्ट है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नाम से क्लियर है, इसमें जो भी चीज़ होगी वो आप पिल्स के फॉर्म में लोगे। तो इसमें प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पिल्स जो होती है वो 21 डेज के लिए ली जाती है और स्टार्ट करने का टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में से किसी भी दिन में। दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट करके आप 21 डेज तक ले सकते हैं। उसके बाद 7 डेज का गैप होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है। और ये पैटर्न आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते। ठीक है, तो ये हर मंथ आपको लेते ही रहना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसको कम करने के लिए एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई गई। एक्चुअल में प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन जो है स्टीरॉइड्स है, तो इसको फीमेल को बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो CDRI लखनऊ जो अभी अपन ने आगे देखा था, उन्होंने एक न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सहेली बनाई जो कि एक नॉन स्टीरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और इसे रोज लेने की बजाय वंस अ वीक पिल है। बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। मोड ऑफ एक्शन, इन सारी पिल्स के मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, ये या तो ओव्यूलेशन को रोकती है या इम्प्लांटेशन को रोकती है। ये जो होती है सर्विक्स या म्यूकस, सर्विकल म्यूकस जो होता है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देती है जिससे स्पर्म या तो एंटर नहीं कर पाते या एंटर कर भी दे तो उनका मूवमेंट जो है वो रिटार्डेड होता है। इस तरीके से ये सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो काम करती है। नेक्स्ट है अपने इम्प्लांट। इम्प्लांट देखो अपनी बुक में ये फोटो दे रखी है। इम्प्लांट बेसिकली छोटे से इंजेक्शन होते हैं। जैसे मान लो ये आर्म है तो इस आर्म में इस इम्प्लांट को इंसर्ट कर दिया जाता है स्किन के नीचे और ये धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करती रहती है। मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन सेम है जैसे कि पिल्स का होता है, बस लेने का तरीका अलग है। इसे इंजेक्ट किया जाता है अंडर द स्किन। ठीक है, फिर एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पिल्स जो होती है पिल्स के फॉर्म में ली जाएगी और आईयूडीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनसेफ क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो पॉसिबल प्रेगनेंसी को क्या करता है, काउंटर करता है। जनरली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और कैजुअल और रेप के केस में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड जिसे स्टेरिलाइजेशन कहेंगे। ये फाइनल और टर्मिनल मेथड है। अगर एक कपल चाहता है कि और कोई बच्चा उन्हें ना हो तो फाइनल मेथड जो होता है वो है सर्जिकल मेथड। इसे स्टेरिलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि इसके बाद वो कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे या बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। ये मेथड के फ़ायदे ये हैं कि बहुत अच्छा मेथड है, वन टाइम है, बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन नुकसान क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं है और अगर होता है तो भी बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। तो मेल के केस में क्या किया जाता है कि टेस्टिस से निकलने वाली जो ये वास्ट डिफरेंस है इसको कट करके सील कर देते हैं। और क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट कर रहे हैं इसलिए वेसेक्टोमी। और फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब को कट करके सील कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी। तो मेल स्टेरिलाइजेशन वेसेक्टोमी, फीमेल स्टेरिलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी। मेल स्टेरिलाइजेशन करने के लिए क्या किया जाता है
कि जो स्क्रोटम है उस पर स्मॉल इंसिजन किया जाता है और जिससे फिर वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। और फीमेल में करने के लिए या तो आप एब्डोमेन में इंसिजन कर सकते हैं या वेजाइना के थ्रू इस काम को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, हाईली इफेक्टिव होता है बट रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो पुअर होती है। नेक्स्ट अपने टॉपिक जो है वो है एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये फुल फॉर्म है। ये बेसिकली इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म। मतलब 9 महीने से पहले आप जानबूझ के किसी वजह से प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर रहे हो तो इसे इंड्यूस अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। एक डेटा है बुक में कि करीब 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज हर साल वर्ल्ड वाइड परफॉर्म की जाती है, जो कि टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 होता है। अब ये लीगल है या नहीं है, उसके लिए इंडिया में लॉ बनाया गया 1971 में। गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज किया। उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, उसमें चेंजेज हुए जो किए गए थे 2017 के अंदर। अब क्या क्या अमेंडमेंट था वो अभी अपन देखते हैं। पहले अपन इस पैराग्राफ को देखते हैं कि एमटीपी परफॉर्म ही क्यों करनी है। तो ऑब्वियस थिंग है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको अवॉइड किया है। तो अगर कोई कैजुअल इंटरकोर्स की वजह से हो रहा है, फेलियर हो गया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या इन केस में रेप के केस में एमटीपी परफॉर्म की जाती है, या फिर एक ये कारण हो सकता है, या दूसरा कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखे 9 मंथ तक, फुल टर्म तक, तो या तो मदर को या बच्चे को क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब या तो बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हो सकता है, माँ को भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे केस में आप एमटीपी अलाउ करते हैं। एमटीपी जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होती है रिलेटिवली सेफ होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत रिस्कियर होती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल अलाउड नहीं होती। जो अमेंडमेंट किए गए थे उसमें यही किया गया था कि आपको अगर 12th वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करनी है तो एक आपको आरएमपी, बोले तो रजिस्ट्रार्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मतलब साइन या परमिशन चाहिए। आप कोई नर्स या कंपाउंडर से ये काम वो कर तो सकते हैं पर उनको अलाउ नहीं है, पहले एक आरएमपी की परमिशन चाहिए। और अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में करवा रहे हैं तो आपको 2 आरएमपी की परमिशन चाहिए। कब अलाउ है? सेम केस है। अलाउ कब कब है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो तो वो जो प्रेग्नेंट वुमन की कोई या तो फिजिकल मेंटल कोई इंजरी दे सकती है, या फिर जो बच्चा जो है उसके लिए कोई रिस्क है। ठीक है, ऐसे केस में एमटीपी अलाउ है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एसटीआई, जिसे कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो एसटीआई जो होती है वो क्या होते हैं? वो इन्फेक्शन या डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं उन्हें एसटीआई, वीडी वनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। कौन कौन सी डिजीज है आपको याद रखनी है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन अच्छे से हैं, याद रखना। ऐसी कौन सी एसटीआई है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होने के अलावा दूसरे मोड से भी फैल सकती है? तो ऐसी सिर्फ 2 है, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, जो नीडल शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, ब्लड ट्रांसफर की वजह से, मदर से फीटस में, इनके थ्रू भी फैल सकती है। ऐसी सिर्फ 2 है, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। दूसरा, ऐसी कौन कौन सी एसटीआई है जो क्यूरेबल नहीं है? तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी ये क्यूरेबल नहीं है, बाकी सब अर्ली स्टेज में क्योर की जा सकती है। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जेनाइटल एरिया में, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। फीमेल जनरली एसिम्प्टोटिक होती है, यही वजह की डिजीज और फैलती रहती है। कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी हो जाती है। फीमेल के केस में अबॉर्शन हो सकते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। जनरल एज ग्रुप जो इस डिजीज से मतलब सफ़र करते हैं वो होते हैं 15 to 24, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड के 3 तरीके अपनी बुक में दे रखे हैं। पहला, अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स जो है अवॉइड करना चाहिए। जो आप है इसका इस्तेमाल, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ एसटीआई से भी बचाता है। और अगर आपको पता चले तो अर्ली डिटेक्शन ऑप्ट करना चाहिए। लास्ट अपना चैप्टर का जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। पहले अपन को डिफाइन करना है कि इनफर्टिलिटी क्या है। तो वैसे तो अपन सब कॉमन सेंस जानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ना बना पाने को इनफर्टिलिटी कहेंगे, लेकिन जो साइंस में डेफिनेशन है कि अगर एक कपल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा लेकिन
इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन में वो रह रहा है, मतलब वो अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन कर रहा है, कोहैबिट वो एक दूसरे के साथ भी रह रहे हैं और स्टिल वो चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पा रहे, तो इसे इनफर्टाइल कहेंगे। अब इस केस में जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसे ART, असिस्टेटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये दो तरह की होती है, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो टेक्निक में क्या जाता है कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो वीमन के बाहर, फीमेल के बाहर होगा और बाद में उसे फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन विट्रो विथ ET, इन विट्रो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के बाहर होगा। ET बोले तो बाद में वो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके दो तरीके हैं, ZIFT और IUT। ZIFT में क्या होता है कि आप 8 सेल की ब्लास्टोमियर तक आप जाइगोट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर 8 सेल से ज़्यादा आपने आर्टिफिशियल कंटेनर में प्रिपेयर कर लिए तो फिर आप उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, उसे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं। एक होता है इन विवो मेथड, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के अंदर ही होता है। इसके 4 तरीके होते हैं, GIFT, ICSI, AI और IUI। इसमें से GIFT और ICSI जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी के केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। AI और IUI जो होता है वो मेल इनफर्टिलिटी के केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एक करके देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। इस मेथड में क्या, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओवम जो या तो वाइफ से या किसी डोनर फीमेल से, स्पर्म हस्बैंड से या किसी डोनर मेल से कलेक्ट करके जाइगोट जो होता है वो लैब में तैयार किया जाता है। और जाइगोट या अर्लियर मेम्ब्रियो मतलब 8 ब्लास्टोमियर तक उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे जिसे ZIFT कहते हैं, या उसके बाद है तो फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे जिसे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं। एक इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी है और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो असिस्ट जनरली वो होता है किसके लिए, फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। हालांकि इसके कुछ मेथड जो होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के केस में भी इस्तेमाल लिए जाते हैं। पहला तरीका है GIFT, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें मतलब जो गैमिट जो होते हैं उनको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये तब सुटेबल है जब एक फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल तो करवा सकती है पर समहाउ कंसीव नहीं कर पा रही, तो इस केस में स्पर्म और ओवम को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नाम से ही क्लियर है, इसमें जो ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के केस में दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। नाम से क्लियर है, अगर अपन इंसेमिनेशन वेजाइना में करते हैं तो इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और यूट्रस में डालते हैं तो इसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या ये मेथड अभी इस्तेमाल में हो रहे हैं, तो आंसर है हाँ, और अच्छे मेथड है। जिन जिन कपल्स को इनफर्टाइल है वो बच्चे को कंसीव कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है। अपनी बुक में लिखा इमोशनल रीजंस होते हैं, रिलीजियस पॉइंट होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, जिससे अभी भी इन मेथड को एडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये था अपने चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक आप सब खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।